आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बहस वाले हिस्से पर गहराई से बात करेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। सवाल यह है कि क्या ये सिद्धांत हमारे संविधान की आत्मा है, एक ऐसा नैतिक कंपस जो देश को रास्ता दिखाता है? हाँ। या फिर ये सिर्फ कुछ खूबसूरत लेकिन बिना ताकत वाले वादे हैं? ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है, क्योंकि यही बहस आप देखिए संविधान सभा से लेकर आज तक चली आ रही है। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। हम देखेंगे कि ये सिद्धांत हैं क्या, क्यों इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह मतलब कानूनी ताकत नहीं दी गई। हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। और जमीन पर इनका असर कितना हुआ है। चलिए इसे सुलझाते हैं और शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प बात से करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, उन्होंने इन तत्वों को संविधान की विशेषता कहा था, नॉवेल फीचर। बिल्कुल। ये शब्द अपने आप में बहुत वजन रखता है। नॉवेल फीचर इसलिए क्योंकि ये सरकार के हाथ में एक तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह है, निर्देशों की एक सूची, एक गाइड बुक की तरह। हाँ, एक गाइड बुक जो बताती है कि देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय किन ऊंचे आदर्शों को ध्यान में रखना है। ये संविधान का वो हिस्सा है जो भविष्य के भारत की तस्वीर खींचता है। तो ये भविष्य की तस्वीर संविधान में मिलती कहाँ है और इसका आइडिया कहाँ से आया? ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। भाग 4, ठीक है। और ये अवधारणा हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर ली है। उनका मकसद साफ था, सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा, भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी लाना होगा। मतलब एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट। बिल्कुल, एक वेलफेयर स्टेट बनाना। यहीं पर सबसे बड़ा पेच आता है। स्रोत बताते हैं कि ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिशिएबल। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कानूनी तौर पर लागू करने लायक नहीं है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास है, कोई कानूनी हथकड़ी नहीं। संविधान सरकार से कह रहा है कि देखो ये सही दिशा है, लेकिन अगर सरकार उस रास्ते पर नहीं चलती तो आप उसे कोर्ट में नहीं घसीट सकते। बिल्कुल, जैसा कि आप मौलिक अधिकारों के हनन पर कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें कोर्ट में लागू ही नहीं करवा सकते तो फिर इनका वजूद क्यों है? ये तो एक तरह से बिना दांतों वाला शेर हुआ। यही वो सवाल है जिसका जवाब अनुच्छेद 37 देता है। अनुच्छेद 37? हाँ, वो कहता है कि भले ही ये सिद्धांत अदालतें लागू न कर सके, लेकिन ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं, और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना सरकार का कर्तव्य है। कर्तव्य, लेकिन बाध्यता नहीं। सही। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस पर संविधान सभा में बहुत जोर देकर कहा था। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार इनकी अनदेखी करने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि हर 5 साल में उसे जनता की अदालत में जवाब देना होगा। चुनावों में? हाँ, चुनावों में अगर कोई सरकार इनकी अनदेखी करती है तो उसे निश्चित रूप से मतदाताओं को जवाब देना पड़ेगा। मतलब असली ताकत अदालत से नहीं बल्कि जनता से मिलती है। चलिए इन सिद्धांतों के अंदर झांक कर देखते हैं। समझने की आसानी के लिए स्रोतों ने इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा है। हाँ, ये वर्गीकरण हमें इनके दिल को बेहतर समझने में मदद करेगा। तो ये क्या है? हाँ, हालांकि संविधान में ऐसा कोई बंटवारा नहीं है, लेकिन इनकी विचारधारा के आधार पर इन्हें समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांतों में बांटा जाता है। सबसे पहले समाजवादी सिद्धांत। ये तो नाम से ही साफ है, ये उस दौर की विचारधारा की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, इनका सीधा सा मकसद है एक ऐसा समाज बनाना जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो। ये सिद्धांत उस वेलफेयर स्टेट का ब्लूप्रिंट है जिसका सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अनुच्छेद 39, वो कहता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले, और ये भी कि देश की दौलत और संसाधन कुछ ही हाथों में सिमटकर न रह जाएं। उनका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हाँ। ये तो आज भी दुनिया भर में आर्थिक बराबरी की बहसों का केंद्र है, और इसमें सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा की भी बात है ना? हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम करने की जगह अच्छी और मानवीय हो, और महिलाओं को मातृत्व राहत, मैटरनिटी रिलीफ मिले। अच्छा, तो जो आज मैटरनिटी लीव का कानून है उसकी जड़ें यहाँ हैं। बिल्कुल, उसकी नींव यहीं रखी गई थी। इसी तरह अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, बुढ़ापे या बीमारी जैसी स्थितियों में लोगों को सरकारी सहायता देने की बात करता है। ये सब मिलकर एक सोशल सेफ्टी नेट बनाने का इरादा रखते हैं।
तो समाजवादी सिद्धांत सीधे सीधे आर्थिक और सामाजिक बराबरी की बात करते हैं, जो एक टॉप डाउन अप्रोच लगता है। लेकिन हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में एक और बहुत बड़ी विचारधारा थी, गांधी जी की। हाँ, जो देश को नीचे से, गांवों से बदलना चाहती थी। तो गांधी जी के विचार इन सिद्धांतों में कैसे झलकते हैं? क्या बेहतरीन तरीके से आपने इसे जोड़ा है। गांधीवादी सिद्धांत ठीक यही करते हैं। वे गांधी जी के सपनों के भारत की झलक दिखाते हैं, जैसे अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों वाला। सही, जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के तौर पर मजबूत करने की बात करता है। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को लाने का एक जबरदस्त विजन है। और दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी के लिए कुटीर उद्योग सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का एक राजनीतिक हथियार भी थे। क्या अनुच्छेद 43 में वो गहराई भी दिखती है? आपका कहना 100% सही है। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दर्शन था। अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य ग्रामीण इलाकों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। इसके पीछे सोच यही थी कि आर्थिक ताकत बड़े शहरों तक सीमित न रहे। हाँ, और बड़ी इंडस्ट्रीज तक, बल्कि गांव-बावों तक पहुंचे। इसी में अनुच्छेद 47 भी है, जो नशीले पेय और हानिकारक दवाओं पर रोक लगाने की बात करता है, जो गांधी जी के सामाजिक सुधार एजेंडे का एक अहम हिस्सा था। और अब तीसरी श्रेणी, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये नाम सुनकर लगता है कि इसमें कुछ बहुत आधुनिक और शायद विवादास्पद विचार होंगे। हाँ, ये सिद्धांत उदारवाद यानी लिबरलिज्म की विचारधारा पर आधारित है, और इसमें सबसे ज्यादा चर्चित और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद अनुच्छेद 44 है। यूसीसी ये कहता है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगा। यह आज भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा है। वाह, तो न्यायपालिका की आजादी और अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये तो बहुत बड़े और आधुनिक विचार हैं। यूसीसी के अलावा इस उदारवादी पिटारे में और क्या-क्या है? इसमें अनुच्छेद 50 है, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश देता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, ताकि न्यायपालिका बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। और अनुच्छेद 51, जो भारत की विदेश नीति का आधार है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत से सुलझाने की बात करता है। बिल्कुल। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में सबसे ज्यादा जिक्र मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच टकराव का है। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा ड्रामा रहा है। एक तरफ कानूनी ताकत वाले अधिकार, दूसरी तरफ नैतिक सलाह। जब ये दोनों आमने सामने आए तो क्या हुआ? ये टकराव आप कह सकती हैं कि दशकों तक सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच शक्ति संतुलन की कहानी कहता है। अच्छा। शुरुआत हुई 1951 के चंपकम दोरायराजन मामले से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर दोनों में कोई टकराव होता है तो मौलिक अधिकार हमेशा ऊपर रहेंगे। मतलब फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल। हाँ, निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों का सहायक बनकर ही रहना होगा। लेकिन संसद ने भी तो निर्देशक तत्वों को लागू करने की कोशिशें की होंगी, खासकर वो जमींदारी उन्मूलन जैसे समाजवादी लक्ष्यों के लिए। बिल्कुल, और यहीं से टकराव बढ़ा। 1967 के गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सख्त फैसला सुनाया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकती। मतलब संसद के हाथ एक तरह से बांध दिए गए। और फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केस जिसने सब कुछ बदल दिया, केशवानंद भारती मामला। हाँ, वो भारतीय न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोलकनाथ के फैसले को तो पलटा, लेकिन साथ ही संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत भी दिया, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वो इसकी नींव, इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। तो इसका निदेशक तत्वों पर क्या असर पड़ा? क्या इससे टकराव खत्म हुआ? टकराव को असल में सुलझाया 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले ने। मिनर्वा मिल्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन बनाया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। भारतीय संविधान की नींव इन दोनों के संतुलन पर टिकी है। वो रथ के दो पहियों वाली उपमा यहीं से आती है ना? बिल्कुल, और ये सिर्फ एक सुंदर उपमा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा विचार है। क्या? कोर्ट ने एसेंशियली ये कहा
कि राजनीतिक अधिकार जैसे बोलने की आज़ादी तब तक खोखले है जब तक लोगों के पास आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय न हो। सही बात है। आप भूखे पेट आज़ादी का क्या करेंगे? तो ये संतुलन ही भारतीय संविधान का असली सार है। सिर्फ वोट देने का हक नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने का माहौल बनाना। अब बात करते हैं उन आलोचनाओं की जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। हमने शुरू में बिना दांतों वाले शेर की बात की थी, लेकिन आलोचक तो इससे भी काफी आगे गए। हाँ, आलोचनाएं बहुत तीखी थी। किसी ने इन्हें नए साल के संकल्पों की तरह कहा जो जनवरी में ही तोड़ दिए जाते हैं। अच्छा। संविधान सभा के एक सदस्य थे केटी शाह। उन्होंने इनकी तुलना एक ऐसे चेक से की जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करेगा। अ चेक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। बिल्कुल। सर आइवर जेनिंग्स जैसे विदेशी आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा कि ये 19वीं सदी के इंग्लैंड के समाजवादी विचारों पर आधारित है और आधुनिक भारत के लिए शायद उतने प्रासंगिक नहीं है। लेकिन ये आलोचनाएं, खासकर बैंक के चेक वाली, बहुत वजनदार लगती हैं। 75 साल बाद भी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड या पूरे देश में शराबबंदी जैसे सिद्धांत लागू नहीं हो पाए, तो क्या ये आलोचक सही साबित नहीं हुए? क्या वाकई में इनकी कोई ठोस उपयोगिता है? ये एक बहुत जायज सवाल है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद इनकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। ये सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं है। तो क्या है? पहली बात, ये सरकार के प्रदर्शन को मापने का पैमाना है। विपक्ष संसद में सरकार को इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर घेर सकता है कि आपने गरीबी या असमानता कम करने के लिए क्या किया। एक तरह का रिपोर्ट कार्ड। हाँ, एक तरह का रिपोर्ट कार्ड। और अदालतों के लिए भी इनकी भूमिका है। वो कैसे? अदालतें किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखती हैं। अगर कोई कानून इन सिद्धांतों के लक्ष्य को पूरा करता है तो अदालत उसे सही ठहराने की ज्यादा संभावना रखती है। मतलब ये कानूनों की व्याख्या करने में मदद करते हैं। सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश का घोषणा पत्र है जो बताते हैं कि हमें किस तरह का भारत बनाना है। ठीक है, सिद्धांत अपनी जगह है, बहस अपनी जगह, लेकिन असली परीक्षा तो जमीन पर होती है। चलिए देखते हैं कि इन सिद्धांतों को हकीकत में कैसे बदला गया है। रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? रिपोर्ट कार्ड मिला जुला है, लेकिन उसमें उपलब्धियां काफी हैं। 1950 के दशक से ही जमींदारी, जागीरदारी जैसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए भूमि सुधार कानून बनाए गए। ये अनुच्छेद 39 की दिशा में एक कदम था। हाँ, ये सीधे सीधे अनुच्छेद 39 के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और मजदूरों के अधिकारों के लिए भी बहुत काम हुआ है, जिसका जिक्र आपने पहले किया था। हाँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ऐसे दर्जनों श्रम कानून इन्हीं समाजवादी सिद्धांतों की देन है। बाल श्रम पर भी कानून बना। हाँ, 1986 में कानून बना, जिसे बाद में और मजबूत किया गया। गांधीवादी सिद्धांतों की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था तो अनुच्छेद 40 का सीधा सीधा कार्यान्वयन है। ये तो एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। ये शायद डीएसपीपी के कार्यान्वयन का सबसे सफल उदाहरण है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के जरिए इसे संवैधानिक दर्जा देकर पूरे देश में लागू किया गया। इसने सत्ता को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांवों तक पहुंचाया है। और कुटीर उद्योगों के लिए? उसके लिए भी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब एक निदेशक तत्व मौलिक अधिकारी बन गया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। अनुच्छेद 45 में पहले कहा गया था कि राज्य 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रयास करेगा। दशकों तक ये एक प्रयास ही रहा। फिर 2002 में 86वें संशोधन के जरिए 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21(a) के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो एक डीएसपी एक फंडामेंटल राइट बन गया। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक निदेशक तत्व परिपक्व होकर एक लागू करने योग्य अधिकार में बदल सकता है। लेकिन इसमें भी चुनौतियां तो रही होंगी। बिल्कुल। इसे जमीन पर उतारने में राज्यों को वित्तीय और ढांचागत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो दिखाता है कि कानून बनाना एक बात है और उसे असल में लागू करना दूसरी है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व सिर्फ संविधान में लिखे गए कुछ सुंदर शब्द नहीं है, ये एक गतिशील जीवित दस्तावेज का हिस्सा हैं। ये वो दिशा निर्देश हैं जो भारत को एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य की राह दिखाते हैं, भले ही वो राह लंबी और मुश्किलों भरी हो। बिल्कुल, ये सिर्फ निर्देश नहीं बल्कि एक वादा है
जो संविधान निर्माताओं ने आने वाली पीढ़ियों से किया था। इनकी सफलता या असफलता अंततः जनता की जागरूकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। सही। ये लगातार याद दिलाते रहते हैं कि आज़ादी का मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण, न्यायपूर्ण और समान जीवन जीने का अधिकार भी है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोतों में अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता का जिक्र एक उदार बौद्धिक सिद्धांत के रूप में हुआ है। इस एक सिद्धांत की अब तक की यात्रा, इस पर होने वाली लगातार बहसें और इसका 75 सालों से ज्यादा समय तक गैर न्यायोचित बने रहना भारत में संवैधानिक आदर्शों, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक तत्परता के बीच के जटिल और लगातार बदलते रिश्ते के बारे में क्या बताता है।